हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशनल एकेडमी, जहां पर आपकी तैयारी कराई जाती है दोस्तों। सी टेट स्पेशली सी टेट की अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पेडागॉजी मिलती है आपको यहाँ हमारे चैनल पर। साथ ही साथ सुपर टेट शिक्षक भर्ती परीक्षा सुपर टेट शिक्षक भर्ती परीक्षा की भी आज से हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो सुपर टेट जो कि होता है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, आप जानते हैं 14 सब्जेक्ट होते हैं, तो उन सभी 14 सब्जेक्ट के लिए भी हमारे वीडियो पर आप विजिट कर सकते हैं। अब आपको मिलेगी सभी सब्जेक्ट की सुपर टेट की तैयारी अगले शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं जुलाई में सी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है। हो सकता है एक आध दो महीना डिले हो, बट एग्ज़ाम तो आने ही आने हैं। तो हमारी जो वीडियोस चल रही हैं, सीरीज़ चल रही है जो हमारी सी टेट की, उसमें आज का ये सी टेट का एक प्रैक्टिस सेट है जिसको कि हम करेंगे, देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन सी टेट का। सुपर टेट के लिए भी आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अगर आप नए विजिटर हैं तो प्लीज़ तुरंत आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और ऑल बटन पर टच कीजिएगा। ऑल बटन पर टच करने से दोस्तों आपको हमारी नोटिफिकेशंस मिलती जाएंगी कि कौन सी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं और उसको आप देख पाओगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं सी टेट की आज एक प्रैक्टिस सेट। देखते हैं अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए यहाँ पर आप जैसा कि जानते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं अपना, अगर फर्स्ट टाइम आपको सीटेट का पेपर देना है, तो आप ये जान लें कि 150 क्वेश्चन होते हैं और उसे करना होता है 30 क्वेश्चन के। आपके 5 पार्ट होते हैं, तो 5 पार्ट में 5 पार्ट्स में आपको पहला होता है सीडीपी का। तो आज हम कराएंगे सीडीपी। उसके बाद फिर आपको ईवीएस के 30 क्वेश्चंस मिलेंगे और हिंदी के 30 क्वेश्चंस। फिर लैंग्वेज बेस्ड होते हैं, चाहे आप संस्कृत चूज़ करो या फिर इंग्लिश, ये ऑप्शनल होते हैं। और उसके साथ साथ आपका 30 क्वेश्चन मैथ का होता है, जिसमें पांचों पार्ट में आपके 15th क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपके पेडागॉजी के होते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, बच्चों के साथ किस तरीके की हमें शिक्षा प्रणाली रखनी है, एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ। तो अगर आप पेडोलॉजी ये जो होती है टीचिंग एप्टीट्यूड को अगर आप बेस्ड करते हो, अगर आप अच्छा बना लेते हो, तो आपका 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी से प्लस 15 क्वेश्चन सभी में, चारों पार्ट में इंक्लूड है। तो उससे आपकी काफ़ी अच्छी पकड़ हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन और देखते हैं क्या कुछ है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र फर्स्ट पार्ट है आपका, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सीखने से क्या तात्पर्य होता है। सीखने से क्या तात्पर्य होता है? ऑप्शन ए मनोवृत्ति में परिवर्तन से, एंड बी ऑप्शन व्यवहार में परिवर्तन से, एंड सी ऑप्शन व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, एंड डी ऑप्शन अनुभूति में परिवर्तन से। तो दोस्तों, सीखना क्या है? सीखना एक लर्निंग प्रोसेस है। लर्निंग प्रोसेस में क्या परिवर्तन होगा? क्या सिर्फ मनोवृत्ति में परिवर्तन होगा, या व्यवहार में परिवर्तन होगा, या व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, अनुभूति में परिवर्तन? तो बेस्ट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, आपका राइट हो जाएगा। सीखने से परिवर्तन होता है आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। सीखने का मतलब क्या है? देखिए, सीखना एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो कि आपके विकास को, आपके मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक और नैतिक, सामाजिक सभी पक्षों को लेकर के चलती है। तो विकास जो है सभी पक्षों को लेकर चलती है। तो बात ये टॉपिक ही है बाल विकास का। तो शिक्षा से अर्थात जो सीखता है बच्चा, उससे बच्चे में जो विकास होता है, उसके व्यवहार में, उसके बिहेवियर में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। उस एज में, अपेक्षाकृत का अर्थ हुआ उस एज में, बच्चा जिस एज में है, चाहे वो इन्फेंसी हो या फिर चाइल्डहुड हो या फिर एडोलसेंस हो, जिस एज में बच्चा है उसके अकॉर्डिंग स्थायीकृत परिवर्तन, मतलब जो भी परिवर्तन होता है वो स्टैब्लिश होता है, स्थायी होता है, पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। ध्यान देंगे आप दोस्तों। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, बट ध्यान देंगे कि चारों ऑप्शन में जो सबसे बेस्ट होगा आप उस पर जाएंगे, क्योंकि लिखा होता है कि सबसे बेस्ट जो है, सर्वोत्तम ऑप्शन आपको चूज करने के लिए लिखा होता है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, शिक्षार्थियों को स्कूल सिर्फ शिक्षा ही नहीं अपितु सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान तथा सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर उनमें किसका बीज बोता है? शिक्षार्थियों को स्कूल, देखिए स्कूल की बात हो रही है, शिक्षार्थियों को शिक्षार्थियों को जो स्कूल होता है वो सिर्फ सामाजिक मूल्य, संज्ञानात्मक मूल्य, सामाजिक संज्ञानात्मक और इन मूल्यों को न देकर, इन मूल्यों के साथ साथ सिर्फ यही न देकर, बल्कि उसमें क्या देता है? क्या वातावरण का बीज बोता है, सामाजिकरण का बीज बोता है, भौतिक संरचना का बीज बोता है, या अभिप्रेरणा का बीज बोता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें जो होती हैं बच्चों को केंद्र में ध्यान रख करके आप सोचेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड से जितने भी क्वेश्चन होंगे, उसमें आप बाल केंद्रित शिक्षा को, समावेशी शिक्षा को अपना एक
मोटिव बना करके ही आंसर देंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए शिक्षार्थियों को स्कूल सिर्फ शिक्षा ही नहीं अपितु सामाजिक मूल्य और सामाजिक मूल्य और सामाजिक संज्ञान तथा सामाजिक मानकों की बात करें तो सामाजिकरण, उनमें ये सब इस विषय में जानकारी देने से होता क्या है कि उनमें सामाजिकरण का बीज उत्पन्न होता है, सामाजिकरण का बीज बोया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट, सामाजिकरण का। आगे बढ़ेंगे, सीखने वाले का स्वनियम निर्भर करता है। सीखने वाले का स्वनियम निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? सीखने का जो स्वनियम होता है, सीखने का जो देखिए सीखने वाले का स्वनियम निर्भर करता है उसके द्वारा निर्भर नियमों पर, या व्यवहार के लिए नियमों का निर्माण करने पर, या अपने व्यवहार का नियंत्रण करने पर, या स्वयं सीखे गए ज्ञान का अनुवीक्षण करने पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों दिया गया है सीखने वाले का स्वनियम निर्भर करता है। स्वनियम जो निर्भर करता है वो देखिए खुद से हमने जो कुछ सीखा है उस ज्ञान को अगर हम एनालिसिस करें, जानने लगे, महसूस करने लगे, फीलिंग करने लगे, मतलब अनुवीक्षण करें कि हमने क्या कुछ कितना किस प्रकार सीखा, इसका एहसास हो, तो वो सबसे बेस्ट होता है। सीखने वाले का स्वनियमन, स्वनियमन का मतलब स्वयं से उसके बारे में समझना निर्भर करता है। किस पर डिपेंड करता है? वो खुद से सीखे हुए ज्ञान के अन्वेषण करने पर डिपेंड करता है। आपका यहाँ पे उसके द्वारा निर्मित नियमों पर, व्यवहार के नियमों के निर्माण पर, या व्यवहार का नियंत्रण, इन सब में सबसे बेस्ट आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे फोर्थ, क्योंकि स्वनियमन की बात हो रही है। स्वयं सीखे गए, स्वनियमन का मतलब हुआ स्वयं सीखे गए ज्ञान का अनुवीक्षण। राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका, ओके आगे देखेंगे हम फोर्थ क्वेश्चन आपका सीखने के अंतर्गत स्कैफोल्डिंग। सीखने के अंतर्गत जो स्कैफोल्डिंग होता है ये दर्शाता है। दोस्तों पहले ये सोच लीजिए कि स्कैफोल्डिंग, देखिए बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं ये हो जाता है एक आदत कि बच्चों ये सीख लीजिए, सॉरी आप लोग स्कूल के भावी शिक्षक बनने वाले हैं। एज अ बीटीसी बीएड डीएलएड करने के बाद एक दूसरे को हम लोग टीचर कह के ही संबोधित करते हैं, सर या मैम करके ही संबोधित करते हैं। तो आप लोग भी शिक्षक ही हैं, तो एज अ फ्रेंड आप लोग दोस्त हैं हमारे। तो दोस्तों चलिए आगे सीखते हैं। सीखने के अंतर्गत स्कैफोल्डिंग जो होता है दर्शाता है, क्या दर्शाता है? स्कैफोल्डिंग का मतलब समझिएगा दोस्तों। स्कैफोल्डिंग क्या है? देखिए स्कैफोल्डिंग होता है कि अगर हम मतलब बच्चे की बात हमेशा हम करेंगे, क्योंकि देखिए 1 से 5th की अगर का पेपर है तो आप 1 से 5th क्लास के बच्चे की जो एज होती है 1 to 11 उसको आप ध्यान में रखिएगा। और अगर बात होगी बड़े बच्चों की, अगर जूनियर लेवल का पेपर होगा तो उसमें हम 5th to 8th की बात करेंगे, 5वीं से 8वीं कक्षा तक के बच्चों की बात करेंगे कि वो बच्चा किस उम्र में आएगा, वो किस तरीके की क्रियाएं करता है, उसको ध्यान में रख के हम सीखेंगे। तो आपका वो जो जूनियर लेवल का होता है वो आ जाता है 14 वर्ष के अंतर्गत। जो बच्चे होते हैं उन पे हम 6 से 14 वर्ष के बच्चे, उन पर हम ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्राथमिक शिक्षक क्या है, हम की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल ये जो पेपर होते हैं ये आपको साइकोलॉजी के जो है ये फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में काम करेंगे, आपको पूरा 100% ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। बस थोड़ा सा आपको समझना होगा, थोड़ी सी बात बनी होगी कि जूनियर के लिए है या प्राइमरी के लिए, ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर को टिक करोगे। तो चलिए सीखेंगे स्कैफोल्डिंग क्या होता है। स्कैफोल्डिंग देखिए किसी भी बच्चे को लेकर के सीखेंगे कि वो बच्चा जब सीखता है कोई चीज़ और कुछ करता है, कुछ करते समय वो कुछ नहीं कर पाता, जैसे किसी काम को करने में जो नहीं कर पाता उसमें अगर थोड़ी सी हेल्प मिल जाए किसी की, और हेल्प के द्वारा फिर वो उसको मतलब थोड़ा सा उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया जाए कि ऐसे करना है बेटा, थोड़ा सा उसको निर्देशन दे दिया जाए तो फिर वो बच्चा आगे कर लेता है। तो वो जो हेल्प किसी के द्वारा प्रदान किया जाता है, जो थोड़ी सी मदद मिलती है, उसको स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। तो आप ऑप्शंस को देखेंगे तो इजीली समझ पाएंगे कि अध्यापक द्वारा सिखाने में प्रयोग की गई शिक्षण विधियों को स्कैफोल्डिंग कहते हैं, या सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को स्कैफोल्डिंग कहते हैं, या फिर पूर्व में सीखे गए ज्ञान की पुनरावृत्ति को स्कैफोल्डिंग दर्शाता है, या सीखने की प्रक्रिया में प्रयुक्त सहायक सामग्री की मात्रा को। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसा कि मैंने समझाया, सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को, चाहे कोई भी वो सहयोग करे, एज अ टीचर, एज अ पेरेंट्स, कोई भी एज अ फ्रेंड, कोई भी सहयोग करे। अगर कोई वयस्क हमसे बड़ा कोई व्यक्ति जो कि उस बारे में जानता है, सही निर्देशन दे सकता है, वो अगर किसी तरीके का मदद करता है, उसकी मदद के थ्रू अगर हम किसी कार्य को पूरा कर पाते हैं तो वो होता है स्कैफोल्डिंग। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका
बी ऑप्शन, सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को स्कैफोल्डिंग दर्शाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे दोस्तों क्या है आगे। हाँ, समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पर जो भी क्वेश्चन लेके आते हैं ये प्रीवियस ईयर पेपर से मतलब बिल्कुल वैसे ही आप समझ लीजिए कि अगर आप स्किप करते हो तो कोई ना कोई क्वेश्चन स्किप करने का मतलब है एक नंबर को स्किप कर देना। तो दोस्तों बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल सीटेट को फर्स्ट टाइम में अटेंड कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम में क्लियर करने के लिए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। देखिए, एक बात और आपको बताती चलूं कि अगर नहीं है कहीं भी लिखा हो दोस्तों तो आप उसे सर्कल जरूर कर लें, क्योंकि नहीं है को दिमाग में रखना जरूरी होता है। शिक्षक द्वारा मित्रवत और आत्मीयता व्यवहार का प्रयोग या ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी या अलग अलग विषयों हेतु अलग अलग सहायक सामग्रियों का प्रयोग या वास्तविक तथा सतत आकलन की व्यवस्था। तो दोस्तों देखिए, कहा गया नहीं है। तो समावेशी कक्षा का मतलब क्या होता है। समावेशी कक्षा का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार के बच्चों सभी बच्चों को एक जगह एक स्थान पर एक जैसी शिक्षा प्रदान करना। हाँ, उसमें कोई बच्चा देखने में श्रव्य उसको प्रॉब्लम है या सुनने में प्रॉब्लम है, दृष्टि दोष है या श्रव्य दोष है या किसी भी तरह की डिसलेक्सिया और किसी भी कोई भी डिसऑर्डर हो बच्चे को, तो वहाँ पे आप जैसे भी हो सके आप उसको सामग्रियों के थ्रू या किसी भी तरीके से हेल्प प्रदान करेंगे। बच्चा सुन नहीं सकता है तो आप विजुअल चीज़ें ऐड कीजिए, उससे आप बच्चे को पढ़ाइए। बट एक साथ बच्चे को, जो नॉर्मल बच्चे हैं और जो आपके समाज जो आपके दिव्यांग बच्चे हैं, किसी भी तरीके के जो डिसऑर्डर से ग्रसित हैं, उन बच्चों को साथ में लेकर के चलना है। तो यहाँ पर देखिए, पहला आत्मीयता व्यवहार का प्रयोग शिक्षक द्वारा मित्रवत और आत्मीय व्यवहार बिल्कुल होना चाहिए। बच्चों को लगे कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही हैं। अलग अलग विषयों हेतु अलग अलग सहायक सामग्री का प्रयोग बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट अलग अलग है तो उनको सिखाने का तरीका अलग है, उनके लिए अलग चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है, बिल्कुल होना चाहिए। तीसरा भी, दूसरा क्या है, ज्ञान क्षमता वाले समग्र विद्यार्थी। देखिए, यहीं पे आपका आंसर मिलेगा कि ज्ञान क्षमता वाले समग्र विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी ऐसे हों जो कि ज्ञानी हों, क्षमता वाले हों। तो वैसे बच्चों का क्या होगा, उन्हें कौन पढ़ाएगा जो कि कमज़ोर हैं। तो यही आपको नहीं होगा दोस्तों। वास्तविक तथा सतत आकलन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो ये सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए आपकी। फर्स्ट होना चाहिए, थर्ड भी होना चाहिए, फोर्थ भी होना चाहिए, बट सेकेंड इज द राइट आंसर। आपका हो जाएगा सेकेंड वाला, क्योंकि यही नहीं होगा। क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। किसी परीक्षण की वह वैधता जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों में सैद्धांतिक गुणों को मापा जाता है। तो सैद्धांतिक गुणों को मापा जाता है, वह वैधता कौन सी है परीक्षण की। समवर्ती वैधता, भविष्यवाची वैधता, रचनात्मक वैधता, अभिसारी वैधता। देखिए, बात कर रहा है किसी परीक्षण की वह वैधता जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों के सैद्धांतिक गुणों को, तो सैद्धांतिक गुणों को मापने का अर्थ हुआ कि सिद्धांतों पर बेस्ड जो गुण है उसका मापन करना। अब रचनात्मक वैधता, रचना करने की बात हो गई। भविष्यवाची वैधता, भविष्य में बताई गई चीज़ों की बात हो गई। यहाँ पर देखिए, सबसे बेस्ट आपका यहाँ आ जाएगा आंसर अभिसारी वैधता। अभिसारी अपसारी चिंतन आपने पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं जस्ट इसके बाद आपको जल्द ही बोर्ड पे समझा दूंगी अभिसारी अपसारी चिंतन क्या होता है। बहुत ही अच्छे से आप समझ पाएंगे। थोड़ा सा बता देती हूँ दोस्तों कि अभिसारी अपसारी चिंतन क्या है। अपसारी चिंतन का मतलब होता है डाइवर्जन थिंकिंग और अभिसारी होता है कन्वर्जन थिंकिंग। दैट मीन्स बताऊंगी आपको एक ईजी तरीके से कि जो बच्चा किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर फैक्ट बता देता है कि हाँ इसका ये सोल्यूशन होगा, सिर्फ एक बात में जिसका एक ही उत्तर हो, अभिसारी होता है। वो प्रतिभाशाली होता है कि तुरंत निश्चित उत्तर पे पहुंच जाता है। लेकिन अपसारी जो होता है सबसे बेस्ट वो माना जाता है, क्योंकि निश्चित उत्तर के साथ साथ उसके अंदर और भी सृजन के साथ साथ सृजन करने की क्षमता होती है कि उसके और भी क्या पहलू हो सकते हैं। वो बच्चा, अभिसारी चिंतन का बच्चा जो होता है वो ओपन एंडेड होता है, वो ओपन माइंड होता है और भी कुछ सोचता है कि इसकी क्या और भी उत्तर हो सकते हैं। मतलब सृजनात्मक क्षमता जिस बच्चे में होती है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। और अपसारी में से माना जाए तो अपसारी को ही आप ज़्यादा महत्व देंगे, क्योंकि जब बच्चे चिंतन करते हैं तो तार्किक क्षमता का विकास होता है। तो वहाँ पे अभिसारी चिंतन की अपेक्षा अपसारी चिंतन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। वो सृजनात्मक होते हैं, वो ओपन माइंडेड होते हैं और मुक्त अंत वाले होते हैं और सिर्फ बंधे बंधाए उत्तर नहीं देते हैं। और अब अभिसारी का मतलब होता है एक केंद्र बिंदु पर जाना, एक फोकस,
और अभिसारी का अंतर होता है फैलाव, कितना ढेर सारा उसके ऑप्शन हम निकाल सकते हैं, कई सारे हो सकते हैं। चलिए बोर्ड पे एक दिन समझाएंगे आपको डाइवर्जन एंड कन्वर्जन थिंकिंग, तब तक के लिए आप जितना समझाएं उससे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन अभिसारी वैधता। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ क्वेश्चन, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है। देखिए बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद कीजिएगा दोस्तों, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है वो जीन पियाजे द्वारा ही प्रतिपादित है। जीन पियाजे एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की है, जिसमें उन्होंने एक बच्चे की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी प्रेरक अवस्था जो होता है वो जन्म से 6 वर्ष होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 6 वर्ष से आपका 11 वर्ष तक होती है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो आपकी होती है 11 से 18 वर्ष तक। औपचारिक जो होती है 11 से 18 वर्ष तक होती है, अमूर्त जो होती है आपका 7 से 11 वर्ष तक। एक बार फिर से बताएंगे, संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 6 वर्ष तक, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 6 से 11 वर्ष तक, और उसके आगे 11 से 18 वर्ष तक। तो इस तरीके से हम चलेंगे। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, वस्तु को पहचानने की बात। तो किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है। वस्तु को पहचानने का प्रयास संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक ही रहेगा। देखिए 0 से 2 वर्ष तक संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 6 वर्ष तक, मूर्त संक्रियात्मक 6 से 11 वर्ष तक, और औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 18 वर्ष तक। गुड, अभी आपका ये क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ बात हो रही है बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है। सिर्फ प्रयास करने लगता है मतलब कि एक बालक का ये फर्स्ट स्टेप ही होगा, क्योंकि प्रयास करने लगता है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि किसी चीज़ को पहचानने का प्रयास करने लगना, स्टार्टिंग करना, तो ये हो जाएगा आपका संवेदी प्रेरक अवस्था। संवेदी प्रेरक अवस्था ये आपका हो जाएगा मोटर एज, जो कहते हैं ना संवेदी प्रेरक अवस्था, मतलब एकदम स्टार्टिंग की बच्चा संवेदी प्रेरक अवस्था बिल्कुल 0 से 2 वर्ष तक का बच्चा संवेदी प्रेरक अवस्था। और उस समय में बच्चे क्या करते हैं, वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगते हैं। तो छू करके अपनी इंद्रियों द्वारा पहचानते हैं। तो ये होता है संवेदी प्रेरक अवस्था में। पहला ही हो जाएगा आपका यहाँ पे जीन पियाजे द्वारा 7वें क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो हो जाएगा ये फर्स्ट ऑप्शन राइट, संवेदी प्रेरक अवस्था। ओके, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। जब बालक स्कूल जाने के लिए रोज की तरह स्कूल ड्रेस, जूता आदि पहनता है, किताबें लेता है, तब व्यवहारों के ये सभी संगठित क्रम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मानसिक संक्रिया कहलाता है, विकेंद्रण कहलाता है, स्कीम्स कहलाता है, या स्कीमा कहलाता है। तो दोस्तों मानसिक संक्रिया, विकेंद्रण, स्कीम्स और स्कीमा, ये चीज़ों में देखिए बातें क्या हो रही है। एक बच्चे की बात हो रही है जो कि डेली की जो रूटीन है, जो डेली का उसका काम है, वो उसकी स्कीम बन गई है। एक मानसिक संक्रिया का मतलब मस्तिष्क में चलने वाली क्रियाएं, ठीक। और विकेंद्रण किसी एक चीज़ पर ध्यान देना, स्कीम्स एक योजना, और स्कीमा जो उसके स्कीमा का मतलब जो उसके कॉन्सेप्ट में, माइंड कॉन्सेप्ट होता है, जो स्कीमा होता है उस पर, उसमें एक कॉन्सेप्ट बन गया होता है, उसी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बात हो रही है स्कूल ड्रेस, जूता आदि पहनना, किताबें लेता है, और व्यवहारों को संगठित क्रम, इन चीज़ की जो व्यवहार करता है इसका संगठित क्रम जो है स्टेप बाय स्टेप, पहले नहाना, स्कूल यूनिफॉर्म पहनना, स्कूल ड्रेस अपना पहनना, जूता वगैरह पहनना, और बैग लेना, स्कूल जाना, ये जो है वो इसकी स्कीम में एक योजना बन गई। इसके बाद ये मुझे करना है। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा स्कीम्स। ओके, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से वह कथन जो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। देखिए वह कथन जो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है वह क्या है? प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। बिल्कुल, विद्यार्थी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, और परीक्षा के अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग कराना, एंड अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो दोस्तों यहाँ पर जो हो जाएगा आपका, देखिए बात कह रहा है सृजनात्मकता का पोषण, काम ऐसा करना है जिससे कि सृजनात्मकता का पोषण हो। तो सृजनात्मकता का पोषण कैसे हो सकता है? देखिए जब हम किसी बच्चों को किसी भी प्रकार के बच्चों, उनको जब हम किसी भी काम को करने का अवसर उपलब्ध कराते हैं, मौके देते हैं, तो वो अपने
उनके अंदर की जो भी एबिलिटी है निकल कर बाहर आती है। वो स्वतंत्र रूप से कार्य को करना चाहते हैं और करते भी हैं, और उससे होता क्या है कि बच्चे जब स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं तो उनकी मानसिक क्षमता बढ़ जाती है। वो किसी भी तरह का दबाव, कोई भी डिप्रेशन महसूस नहीं करते और खुल के कार्य करते हैं। वहाँ ये नहीं होता है कि ये काम मैं जो कर रहा हूँ सही होगा कि गलत होगा। बिल्कुल स्वतंत्र रूप से उन्हें छोड़ देना चाहिए कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाएं, जो उसके अंदर जो भी प्रतिभाएं हैं उनका पोषण करना है। तो आपको उन्हें मौके देने होंगे कि जिससे वो अच्छा से अच्छा करें, बिना किसी दबाव के, बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के, बिल्कुल फ्रीडम के साथ, बिल्कुल स्वतंत्र हो करके। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बेस्ट आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभा, उनके अंदर जो कुछ भी प्रतिभा है उसको उजागर करना है, उसको पोषण देना है। तो आपको प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना होगा, और कोई भी कार्य, कोई एक्टिविटी भी करना है तो उसके लिए भी आप बच्चे को खुला छोड़ना होगा, और प्रश्न करने के लिए बच्चों को आपको फ्री छोड़ना है कि बोलो बेटा जो भी आपके माइंड में आ रहा है, हाँ बताओ क्या चीज़, क्या कह रहे हैं आप। तो पूरी तरीके से फुल्ली छूट देना है आपको कि बच्चा अपनी बात को कहने में बिल्कुल संकोच ना महसूस करे, तो दबाव ना महसूस करे। तो यहाँ पे बच्चे की सृजनात्मकता का पोषण होता है। बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। और एक आपको कीवर्ड बता दूं कि अवसर उपलब्ध कराना जहाँ भी आए दोस्तों, अवसर उपलब्ध कराने को आप सीटेट के लिए एक कीवर्ड, टैग वर्ड बनाकर रख लीजिए कि अवसर उपलब्ध कराना जहाँ पे आता है, एक्टिविटी कराना जहाँ पे आता है, सृजनात्मकता जहाँ पे आता है, ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो आपको बेस्ट ऑप्शन की तरफ ही ले जाती हैं। अगर क्वेश्चन में नेगेटिव फॉर्म में ना दिया गया हो तो नेगेटिव पॉजिटिव फॉर्म को समझते हुए आप जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ये आंसर आपका बिल्कुल राइट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है यदि, देखिए भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है यदि क्या हो। ऑप्शंस देखेंगे। यदि भाषा अच्छे गुणों, इसमें विचारों और धारणाओं के संचार की गुंजाइश हो, या फिर इसमें यह नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो, या फिर यह बदलते वातावरण में किसी के अनुकूलन को बढ़ाएं, या फिर यह शब्दों के उच्चारण और उन्हें वाक्यों में उपयोग करने के लिए एक नियमावली प्रदान करता हो। तो भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है। भाषा जो होती है अच्छे गुणों से सफल और संपन्न कब मानी जाती है? विचारों और धारणाओं के संचार की गुंजाइश हो तब, या फिर नए विचारों और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो। देखिए सबसे बेस्ट तो आपका यही पे होगा कि दूसरा, हम चारों ऑप्शन पढ़ चुके हैं, आप भी पढ़ करके समझने की कोशिश कीजिएगा कि होगा कौन सा। दोस्तों जब भी हम प्रैक्टिस सेट कराते हैं, उस प्रैक्टिस सेट को कराने के दौरान आप उसको पॉज करके पहले तो एक बार पूरा देख लीजिए, या फिर अगर आपको लगता है तो क्वेश्चन को एक बार रोकिए और चारों ऑप्शन को पढ़ करके आप खुद उसको देखिए कि हाँ चारों ऑप्शन में कौन सा आपके नज़रिए से हो रहा है। फिर उसके बाद आप हमारा आंसर देखिए और बताने का तरीका समझिए। अगर आपका वहाँ पे फिट करता है, आपका वहाँ पे सही होता है, तो आप धीरे धीरे अपने आप में आपको महसूस होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो बिल्डअप होगा कि नहीं आप कर पा रहे हैं। तो और अगर नहीं आता है तो आप उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। 2 बार देखिएगा वीडियो, 4 बार देखिएगा वीडियो, जिससे कि आप आंसर को समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है। अब सिर्फ गुंजाइश होना एक आपका संकुचित उत्तर है। नए विचारों की बात आए जहाँ संभावनाएं उत्पन्न सक्षम हो, संभावनाएं उत्पन्न करने की, वो सबसे बेस्ट है। और बच्चे को क्या किया जा रहा है कि एक मौका, इसमें भी मौका देने की बात छुपी हुई है, संभावना उत्पन्न करने में सक्षम हो, नए विचारों की बात आ रही है। ये जो चीज़ है ये सबसे बेस्ट है। यह शब्दों के उच्चारण और उन्हें वाक्यों को प्रयोग करने के लिए नियमावली प्रदान करना, ये भी एक संकुचित उत्तर है। बदलते वातावरण में किसी के अनुकूलन को बढ़ाए, बदलता वातावरण है तो किसी को जो अनुकूल कोई कर पा रहा है तो उसको बढ़ाना। दोस्तों एकदम ब्रॉड लेवल पर जाइए कि जो आंसर आपको लगे कि बच्चों के लिए ये सबसे विस्तृत रूप से है, बच्चा इससे बहुत ज़्यादा विकास कर सकता है, सबसे ज़्यादा अच्छा यही होगा, तो वही आपका सबसे बेस्ट होगा। तो दूसरा जो ऑप्शन है, नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो। भाषा अच्छे गुणों में संपन्न तथा सफल मानी जाती है तभी जबकि वह नए विचारों और संभावनाओं को उत्पन्न करने में सक्षम हो। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड। तो आप सेकेंड आंसर को राइट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से ये राइट आंसर आते हैं। सीटेट की जो लैंग्वेज है वो कहती क्या है, वो चाहती क्या है, आंसर किस तरीके की। तो दोस्तों आज हम यही 10 क्वेश्चन करेंगे। आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ रहे हैं जिसमें कि 11th से लेकर 20 या 30 तक करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है, वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है, तो कितने लोग देखना पसंद नहीं करते, बट हमारा पर्पज़ ये होता है कि हम सीटेट
को जिस तरीके से समझ करके हमने क्वालिफाई किया, उस समझ को हम आप तक पहुंचा पाएँ, जिससे कि आप उसे भी समझ करके आप कम क्वेश्चन कीजिए। आपको वहाँ पे 150 क्वेश्चन ही करने हैं। साइकोलॉजी की सबके 30 क्वेश्चन ही करने हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा 1500 क्वेश्चन नहीं करने हैं। प्रैक्टिस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। रटिए मत कि इस चारों में से ये आंसर बी या सी होगा। समझने की कोशिश कीजिए, इसका ये शब्द इस आंसर में ये शब्द है, इसलिए ये आंसर सही है। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे तो बिल्कुल आप 100% क्लियर कर पाएंगे अपना सीटेट। फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर पाएंगे, 100 से एबव कर पाएंगे। अगर फर्स्ट अटैम्प्ट है तो सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट है तब तो कोई बात ही नहीं, बिल्कुल आप निकाल पाएंगे, समझ पाएंगे। समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा रुकिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है वो देखने से होती है। थोड़ा सा समय देना पड़ता है, थोड़ा सा समय आप देंगे तभी आप समझ पाएंगे दोस्तों कि समय देने से आप कितना बेहतर कर पा रहे हैं। और बस ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मानसिकता को अपने बनाने के लिए, बिल्डअप करने के लिए आपको हमारे साथ लगे रहना होगा। बने रहिए हमारे साथ। आर्यन एजुकेशनल एकेडमी पर आपकी तैयारी करा जाएगी। हाँ, एक आप और बता दूं कि सुपर टेट के लिए भी हमारे वीडियोस अब हमारे चैनल पे आपको मिलेंगे। तो अगर आप सुपर टेट के लिए हैं तो भी आप बेस्ट जगह हैं, सी टेट के लिए हैं तो भी आपको यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसा भी हो कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। पढ़ते जरूर रहना। ओके, धन्यवाद।